वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 275 लगाते हैं फॉर यूपीएससी सीएससी 2020 और फोकस करेंगे नदी अपवाह तंत्र पर, मतलब रिवर ड्रेनेज सिस्टम। 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचना कि आंसर क्या होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सिविल सर्विसेज स्टडी के, वहाँ पर आप करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो डेली का। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, और कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसे जल विभाजक कहते हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, और एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। और जब कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत हो गया, उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, वो सबसे बड़ा? बताइए इनमें से भारत में। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो सबसे बड़ा भारत में है गंगा का। सभी को पता होगा 2525 किलोमीटर उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर कहाँ पर गिरती है? सुंदरबन डेल्टा, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी अपवाह तंत्र है, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनित्यवाही नदियां जो हैं वो शामिल होती हैं, और विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है, याद रखिए। भारत में गंगा और विश्व में कौन है? अमेजन रिवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमालय नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हिमालय नदियों के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि कौन सा करेक्ट है। देखिए यहाँ की अधिकतर नदियाँ मौसमी हैं, और ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। देखा जाए तो अवसाद बहा कर लेकर जाती हैं। हिमालय नदियाँ अपने प्रवाह के निचला जो भाग है उसमें विसर्प और गोकुर झील का निर्माण करती हैं। कौन सा करेक्ट है? देखिए पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ की अधिकतर नदियाँ मौसमी थोड़ी हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी, ये तो 12 मासी हैं ना जो हिमालय से निकलती हैं। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, हमको करेक्ट ढूंढना है। तो गलत है तो ये तो हो नहीं सकता ना, ये हो सकता है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, समय बचाने का। 2 और 3 केवल सही हैं। ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं, और हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के निचले भाग में विसर्प और गोकुर झील का निर्माण करती हैं। तो हिमालय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ 12 मासी हैं। वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं जो अधिकांश मौसमी है। मौसमी का मतलब है मौसम के अनुसार, जब बारिश पड़ेगी तभी उनमें पानी रहेगा, अन्यथा वो दूसरे जो महीने उनमें सूखी रहेंगी या बहुत कम मात्रा में उनमें जल देखने को मिलेगा। देखिए क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों के द्वारा जल प्राप्त करती हैं, हिमालयी नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। ये नदियाँ मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील और तथा बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं? बताइए। इंडस की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसमें? देखिए श्योक तो है, झेलम भी है, रावी भी है, जास्कर भी है। क्या नुब्रा है? नुब्रा भी है। तो सारी की सारी तो हो गई, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो ऊपर दी गई सभी नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की ट्रिब्यूटरी हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, और पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती है, और इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, जैसे जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, श्योक, हुंजा।
इस नदी में मिलती हैं। और सिंधु नदी जो है वो बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं? कौन सी नदियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो सतलुज तो मिलती है इसमें, और इसमें रावी भी मिलती है, चिनाब भी मिलती है, झेलम भी मिलती है, व्यास भी मिलती है। तो सारी की सारी तो मिलती हैं, डी हो जाएगा इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है ये सवाल परीक्षाओं में। इसका उत्तर है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। और देवप्रयाग के ऊपर गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के पश्चात इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर शतोपथ हिमनद से है। गंगा एवं यमुना नदियाँ प्रयाग मतलब इलाहाबाद में एक दूसरे से मिलती हैं, तथा मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है और बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और यमुना नदी गंगोत्री नदी से निकलने के बाद गंगा के बाएं किनारे के समानांतर बहती है। ये यूपीएससी के फेवरेट सवाल होते हैं इस तरह से कि ये नदी इसके समानांतर बहती है, या पश्चिम की ओर से बहती है, या दाहिनी ओर से मिलती है, क्योंकि टफ बनाता है ना थोड़ा। तो गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में देखा जाए तो बिल्कुल हरिद्वार में ये पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में उतरती है सबसे पहले पृथ्वी पर, करेक्ट है। और यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलकर गंगा के बाईं तरफ नहीं, दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। इधर से गंगा निकलती है ना, अगर मान लीजिए इस तरफ कोई जा रहा है तो राइट हैंड उसका ये हुआ, लेफ्ट हैंड ही हुआ, तो यमुना यहाँ पर है इसके समानांतर राइट में। तो लेफ्ट में नहीं है, गलत है, केवल एक सही है यहाँ पर, वन ओनली। तो देखिए कथन 2 गलत है, क्योंकि यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, न कि बाएं, तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी जो है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल से है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। गंगा की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, कौन सी सहायक नदियां हैं जिनका उद्गम है नेपाल से? तो घाघरा का है, गंडक का है, कोसी का है, रामगंगा का नहीं है, उत्तराखंड से निकलती है। तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। तो देखिए गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के कुमाऊँ रीजन से निकलती है, मतलब कुमाऊँ मंडल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नाभसा बर्मा शिखर के पास पहुंचकर गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। और थर्ड स्टेटमेंट है, यह नदी अपने उद्गम स्रोत से काफ़ी मात्रा में सिल्ट मतलब अवसाद लेकर चलती है, जो भारत के असम में हर साल बाढ़ का कारण बनता है या बनती है। देखिए ये थर्ड स्टेटमेंट कुछ गंगा की तरह नहीं कह रहा, क्योंकि सिल्ट लेकर तो गंगा चलती है ना, क्या ब्रह्मपुत्र भी सिल्ट लेकर चलती है? देखिए थर्ड वाला गलत है। पता है क्यों गलत है? क्योंकि जब ये तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत है शीत और शुष्क, तो वहाँ जो है अवसाद ये लेकर नहीं चल पाती। ये भारत में आती है तब अवसाद लेकर चलती है। यहाँ पर क्या लिखा है, ये अपने उद्गम स्थान से ही काफ़ी मात्रा में सिल्ट मतलब अवसाद लेकर चलती है, जो गलत है स्टेटमेंट। चूँकि गलत है स्टेटमेंट तो कर दीजिए थर्ड को एलिमिनेट। इसका आंसर आराम से मिल जाएगा आपको, केवल 1 और 2 सही है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर के पूर्व से निकलती है, मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। यहाँ स्टेटमेंट पश्चिम से निकाल कर भी गलत किया जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, पूर्व से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बर्मा शिखर के पास पहुंचकर गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो केवल 1 और 2 करेक्ट है ना यहाँ पर, ये वाला सही है।
थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, थर्ड नहीं होगा। तो देखिए कथन 3 असत्य है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट मतलब अवसाद की मात्रा बहुत कम होती है, अतः तीसरा कथन असत्य है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से होकर बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का यह निर्माण करती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। तो सिल्ट मतलब अवसाद लेकर ये भारत में बहती है, उद्गम स्थान से नहीं बहती, याद रखिएगा। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है, ना कि पश्चिम से, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु एवं सतलज नदी के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग जो है वो भारत से बाहर स्थित है। दूसरा कथन करेक्ट है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नावचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिवांग, लोहित, केनुला दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं और ये असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं? कौन कौन है इसमें जो डेल्टा बनाती है? आसान सा प्रश्न है ये, क्योंकि आप एलिमिनेट कर सकते हो इसमें तापी को, क्योंकि तापी जो है वो ज्वारनमुख बनाती है, मतलब एस्चुरी बनाती है। तो थर्ड को करिए एलिमिनेट, जहाँ जहाँ थर्ड है। कितना आंसर मिलेगा क्या आपको? देखिए आंसर तो नहीं मिला, लेकिन 50% आपका बोझ कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, उत्तर इनमें से एक है। तो गोदावरी डेल्टा बनाती है, कृष्णा डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा बनाती है, तो 1 2 4 हो जाएगा, इसका उत्तर थर्ड नहीं होगा। तो प्रायद्वीपीय भाग की प्रमुख जो मुख्य नदियाँ जो कि पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली अनेक छोटी नदियाँ तथा दो बड़ी नदियाँ नर्मदा एवं तापी अपने मुहाने पर ज्वारनमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम का फेवरेट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। कभी कभी पूछता है कि कौन सी विभ्रंश घाटी में होकर बहती हैं, मतलब रिफ्ट वैली में बहती हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोदावरी नदी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर नामक जो गांव है नासिक से निकलती है गोदावरी, और यह नदी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी या अरेबियन सी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से निकलती है, जो महाराष्ट्र में है। यह नदी बहकर कहाँ पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। पता होगा ना बंगाल की खाड़ी किधर है। देखिए यह भारत अपना सुंदर सा, अगर इनको दो पानी के टब मान लिया जाए तो यह है बंगाल की खाड़ी, यह है अरेबियन सी, अरब सागर। ये दोनों के दोनों भारत में वर्षा करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12, तापी नदी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तापी या ताप्ती। तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से होता है और तापी जो नदी है वो नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। क्या करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। यह नदी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब रिफ्ट वैली में बहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कावेरी नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उपरोक्त कथनों में से बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए दोनों के दोनों निरर्थक हैं, अगर इनको इंटरचेंज कर दोगे ना तब करेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल ये दोनों के दोनों असत्य हैं, क्योंकि जो कावेरी नदी है ना वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त कोई भी सही नहीं है इसमें। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो कावेरी नदी है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नर्मदा नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। बात नर्मदा की हो रही है इस बार। नर्मदा नदी अपने उद्गम क्षेत्र से पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब रिफ्ट वैली में बहती है, और नर्मदा द्रोणी का विस्तार केवल मध्य प्रदेश और गुजरात में है। अच्छा, केवल किंतु परंतु वाले बताया था मैंने आपको, 95% गलत हो जाता है स्टेटमेंट वाला। तो सोचिए, मध्य प्रदेश से निकल रही है तो क्या मध्य प्रदेश से थोड़ा आगे चलो आगे चलो पश्चिम की तरफ गुजरात मिलेगा, लेकिन थोड़ा देखा जाए तो नीचे एम एम ये महाराष्ट्र भी है ना, तो कुछ भाग तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल महाराष्ट्र को चूक के चली जाएगी, कुछ तो सटेगा ना। चलो राजस्थान तो ऊपर रह गया, तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट, कुछ भाग महाराष्ट्र में भी है, तो केवल एक सही है यहाँ पर। तो देखिए दूसरा गलत है, नर्मदा द्रोणी का विस्तार मध्य प्रदेश गुजरात में है तथा इसके द्रोणी का कुछ भाग महाराष्ट्र में भी विस्तृत है। पहला सत्य है, क्योंकि नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है और यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी जो है वो गहरे गार्ज से बहती है तथा यहाँ यह नदी जो है वो तीव्र ढाल में गिरती है, वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है, अलग से प्रश्न पूछा गया तो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण की दो चीज़ें हैं, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण की गंगा है गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी, याद रखिएगा। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण की गंगा कौन है, गोदावरी है, और दक्षिण भारत की गंगा, भारत लगा हुआ है इसमें, वो कावेरी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, बताइए। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया है, बशर्ते ऑप्शन ये नहीं थे, एक आध था इसमें। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, बरदा है गोदावरी की सहायक नदी, मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है, मूसी गोदावरी की नहीं है। मूसी किसकी है, मूसी तो कृष्णा की है ना। तो 1 to 4 हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1500 किलोमीटर है। बहकर कहाँ पर गिरती है, वे बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, प्राणहिता हो गया, मंजीरा हो गया, पेन गंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आ जाइए महानदी पर। महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है, किन राज्यों से है महानदी का ड्रेनेज सिस्टम किन किन राज्यों में है। देखिए मध्य प्रदेश में है इसका, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। अच्छा, निकलती कहाँ से है महानदी, छत्तीसगढ़ से निकलती है, पश्चिम बंगाल को चूक जाती है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो महानदी देखिए कोयल व शंख नदियों से मिलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। और इस नदी की जो अपवाह द्रोणी है, जो ड्रेनेज है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। तो कृष्णा की इसमें ट्रिब्यूटरी घाट प्रभा है, तुंगभद्रा है और कोयना भी है, लक्ष्मण तीर्थ नहीं है क्योंकि ये कावेरी की है। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर सी। तो देखिए कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ तुंगभद्रा है, कोयना है, मालप्रभा, घाट प्रभा, भीमा है, मूसी है और डॉन है। लक्ष्मण तीर्थ जो है वो कावेरी की सहायक नदी है, कृष्णा की नहीं है, तो चौथा जो है वो गलत है। कृष्णा नदी द्रोणी का विस्तार महाराष्ट्र में,
कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात इनमें से कौन सा है? तो यह है जोग फॉल, जोग प्रपात, कर्नाटक में शरावती रिवर पर। तो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती रिवर पर अवस्थित है, जो बाकी के 3 थे। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित मांडवी नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दूध सागर जो है मांडवी नदी पर हो गया, धुआंधार नर्मदा नदी पर हो गया, और शिव समुद्रम किस पर हो गया? कावेरी नदी पर। अब है क्वेश्चन नंबर 20, झीलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विसर्प नदी बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील, ओक्सवो लेक का निर्माण करती है, और स्पिट तथा बार मतलब रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। विसर्प नदी जो है वो बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों को काटकर, एक बार यह क्षेत्र 2 बार हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, गोकुर झील का निर्माण करती है, और स्पिट तथा बार या रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अब एक चीज़ नीचे देख लीजिए, देखिए असत्य है भी गलत हो जाता है हमारा, चूँकि दोनों के दोनों सत्य हैं। अब ये पूछा कि कौन सा असत्य है, तो असत्य तो कोई है नहीं क्योंकि दोनों सत्य हैं। अब इसका डी लगाएंगे, अभी ये लग जाता और 2 नंबर कट जाते, और जो इससे पहले सही होता उसका भी ले जाता 1/3। तो देखिए कथन 1 सत्य है, विसर्प नदी बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र को काटकर गोकुर झील मतलब ओक्सवो लेक का निर्माण करती है। कथन 2 भी सत्य है, क्योंकि स्पिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं तो उत्तर डी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी लैगून है? लैगून क्या होती है? प्राकृतिक रूप से बनती है ना। चिल्का झील, पुलिकट झील और अष्टमुदी झील और पेरियार झील। चिल्का उड़ीसा में, पुलिकट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर, अष्टमुडी केरला में है, और पेरियार भी कहाँ पर है? केरला में है। तो लगून कौन सी है इसमें? तो चिल्का तो है, एक ब्रैकिश वाटर लगून है, कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। पुलिकट भी है, अष्टमुडी भी है। पेरियार नहीं है क्योंकि पेरियार एक कृत्रिम झील है। पेरियार एक कृत्रिम झील है, तो इसका आंसर केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा, चौथा नहीं है। तो देखिए स्पिट तथा बार रोधिका के द्वारा तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें जो हैं वो लैगून कहलाती हैं, और इसके उदाहरण हैं चिलिका झील, पुलिकट झील तथा अष्टमुडी झील केरल की। अब जो केरल की पेरियार है ना, पेरियार झील, वो एक कृत्रिम झील है, लैगून नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं बनी। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अब है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठे पानी की हैं? तो कृत्रिम झील क्या होती है? मानव निर्मित जो बनाई जाती है। प्राकृतिक क्या होती है? जो स्वयं बनती है, जैसे नैनीताल झील उत्तराखंड की। तो बताइए मीठे पानी की झील, ये प्रश्न मैंने आपसे थंबनेल पर पूछा था। डल झील, बुलर झील, भीमताल, बड़ा पानी, इनमें से कौन सी झीलें जो है वो मीठे पानी की झील हैं? तो झीलें मीठे पानी की भी होती हैं, खारे पानी की भी होती है। मीठे पानी की पूछ रहा है, तो बुलर झील JNK, डल झील JNK, ये मीठे पानी की झील हैं दोनों। भीमताल उत्तराखंड की मीठे पानी की झील है, नैनीताल भी मीठे पानी की झील है, बड़ा पानी मीठे पानी की झील है। तो सारी की सारी तो मीठे पानी की हो गई, डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए भारत में मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये झीलें तब बनी जब हिमानियों ने कोई गहरी द्रोणी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक मणिपुर की तथा बड़ा पानी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। तो थंबनेल पर जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर क्या? उपरोक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 23, गंगा कार्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो गंगा कार्य योजना का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया,
और गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया। दूसरा तो करेक्ट है। और गंगा कार्य योजना का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया, पहला भी करेक्ट है, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो ऊपर दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया एवं 31 मार्च 2020 को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर मतलब 24 है। 25 टॉप एमसीक्यू इसमें ऐड किए गए थे। इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे 4 से 5 बार तो यूपीएससी हो स्टेट पीसीएस हो आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मानव निर्मित गुरु गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? किस परियोजना से है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या तुंगभद्रा परियोजना? किस परियोजना से है? तुंगभद्रा से नहीं है, आप बताइए किससे है? दामोदर से भी नहीं है, सरदार सरोवर से भी नहीं है, यह है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। तो गुरु गोविंद सागर झील का संबंध भाखड़ा नांगल परियोजना से है जो सतलज नदी पर अवस्थित है। नदियों पर विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण हो जाता है, जैसे राणा प्रताप सागर, हीराकुंड और नागार्जुन सागर। अब है क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम प्रश्न है इस सेट का ये। झीलों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। ये बात सत्य है क्या? झीलें बाढ़ को रोकती हैं। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। झीलें जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। अब इसमें दो तो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो आपको हल्का सा भी कभी पढ़ा होगा तो लग जाएगा, आपको नहीं भी पढ़ा होगा तो कॉमन सेंस से सही हो जाएगा कि झीलें जलीय पारितंत्र को सुरक्षित रखती हैं। करेक्ट है। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य रखेंगी ना। कैसे सामान्य रखेंगी? मान लीजिए चारों तरफ रेगिस्तान रेगिस्तान, अब हवा चलेगी तो क्या होगी? लू वाली हवा लगेगी। लेकिन जब पानी भरा है कूलर का काम करेगी ना, फिर जो एयर पानी से हवा के साथ आएगी घरों की तरफ वो क्या आएगी? ठंडी आएगी ना। जैसे नैनीताल झील बाढ़ को रोकती हैं, बिल्कुल। झील क्या होती है? एक तरह से बड़े एरिया में फैली होती है, गहरी होती है। तो जो मान लीजिए किसी नदी से पानी शहर की तरफ आ रहा, अगर वहाँ झील है तो उनके घरों में घुसने से पहले तो झील में भर जाएगा ना। चलिए, और झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में भी सहायक होती हैं। बहुत सारी झीलों का पानी नदियों से मिला है, नदियों का झीलों में, तो इंटरचेंज होता रहता है। अगर नदियों में पानी कम है तो झीलों का जाने लगता है वर्षा के द्वारा। तो ये भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है। तो 1 2 3 4 सही है, डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए झीलों के संदर्भ में ऊपर दिए गए सारे के सारे कथन सत्य हैं। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है और ये आसपास के क्षेत्र की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय पारितंत्र को सुरक्षित रखती हैं, संतुलित रखती हैं और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को भी बढ़ावा देती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पर नैनीताल झील को देखने के लिए हजारों पर्यटक गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में वहाँ जाते हैं। तो 25 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 4 बार, तभी आपका रिवर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा होगा, अच्छे से याद होगा। धन्यवाद।